को? इज इट ऑडिबल टू ऑल? सुनाई दे रहा है सभी को? यस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एक्टिवेशन एनर्जी डिस्कस की। क्लियर? वेट फॉर 1 सेकंड, एक्चुअली एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि वॉइस रिकॉर्डेड। वेट फॉर 1 सेकंड। फाइन, नाउ इट इज ओके। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी डिस्कस की। तो इफ वी टॉक अबाउट दैट ग्राफ से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? लेट्स सपोज ये आपका एनर्जी एक्सिस है। ऑन वाई एक्सिस इट इज एनर्जी एंड ऑन एक्स एक्सिस यू आर गिवन रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जैसे एक सिंपल सा कर्व आपको दिया जाए और कुछ वैल्यूज आपसे पूछे जाए, दिस इज योर कर्व फॉर द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट। एक बार इसको फिर से समझें। तो एनर्जी एक्सिस पे ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। देन आफ्टर वी डिस्कस peak is corresponding to threshold energy. Peak is corresponding to threshold energy. Threshold energy क्या होगा बच्चों? This is the minimum amount of energy required by the reactant to get into product. Reactant को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज थ्रेशोल्ड। इसके बाद हमने देखा कि रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी पहले से है एंड इट रिक्वायर्स दिस मच ऑफ फर्दर एनर्जी। दैट मीन्स ये जो एनर्जी है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब दो तरह की एक्टिवेशन हो सकती है, एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये वाली जो है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस वन इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का गैप है, द डिफरेंस ऑफ energy of product and reactant is known as enthalpy of reaction, that is represented by delta H। तो ये आपका डेल्टा H था। क्लियर? कुछ फॉर्मूलाज भी हमने देखे कि जो डेल्टा H होता है दिस इज EP माइनस ER, दिस इज इक्वल टू EP माइनस ER। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है दैट डेल्टा H या डेल्टा E दोनों ठीक है। डेल्टा H is also represented as EA forward minus EA backward. This is very important. ग्राफ से भी आप देख सकते हो डेल्टा H is equal to EA forward minus EA backward. What is EA forward? This is activation energy for the forward reaction. And what is EAB? This is activation energy for backward reaction. Fine. तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करें, write this question. You are given a graph, this one, this is spot of reactant and this is product, this is axis, y axis which represents you the energy in kilojoule and this is reaction coordinate, ठीक है। this is 10 kilojoule, this is unit of 20, 30, 40 and peak आ रही है आपकी 50 पे, तो peak is corresponding to 50 kilojoule। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, थर्ड वन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन एंडो है या एक्टो है, फोर्थ वन फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ईए फॉरवर्ड, ईए बैकवर्ड, नेक्स्ट वन थ्रेशोल्ड एनर्जी। वेरी सिंपल, क्लियर? जस्ट रीडिंग ऑफ कर्व वी आर डिस्कसिंग। कर्व रीडिंग कैसे करनी है? पहला एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 20 किलो जूल, ये वाली यूनिट चल रही है, दिस इज 20 किलो जूल। वेरी सिंपल, तो रिएक्टेंट की एनर्जी है 20 किलो जूल, प्रोडक्ट की एनर्जी है 10 किलो जूल, दिस इज 10 किलो जूल। नाउ टेल मी
व्हाट इज डेल्टा एच? इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच किस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे? ईपी माइनस ईआर, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्लियर? तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वेरी गुड, एक्सोथर्मिक। तो इट इज 10 माइनस ईपी माइनस ईआर कर देंगे, तो 10 माइनस 20 इट इज माइनस 10, हैंस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती? रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए कितनी चाहिए? तो सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड का वैल्यू लिख देते हैं, और थ्रेशोल्ड इज 50 किलो जूल। So this is the minimum amount of energy required by a reactant to get into product. Very good. So forward का threshold कितना हो जाएगा? 30 is correct answer. 20 reactant के पास पहले से है, 20 reactant के पास पहले से है, और 50 तक पहुंचना है, तो आपको कितना देना पड़ा? 20 में 30 ऐड कर दो, so that it will reach at 50. So EA forward activation energy is 30 kilojoule. What will be EA backward? EA backward कितना होगा? प्रोडक्ट को थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए? दैट इज EA बैकवर्ड, दैट इज 40 किलो जूल। दिस इज 40 किलो जूल। नाउ टेक दिस स्क्रीनशॉट, टेक और क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको कर्व जो है वो सही से रीड करना आना चाहिए, और एक एक फैक्ट पता होना चाहिए कि क्या है EA फॉरवर्ड, बैकवर्ड, थ्रेशोल्ड। क्लियर? नेक्स्ट ट्राई वन मोर क्वेश्चन। तो इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जब कैटलिस्ट आता है। कैटलिस्ट के कारण ग्राफ जो है बच्चों वो चेंज हो जाता है, रिएक्शन का पाथ चेंज हो जाता है। तो tell me the answer of this question. Write down an exothermic reaction. An exothermic reaction. Reaction is A gives B, has an activation energy, has an activation energy of 70 kilojoule per mole. 70 kilojoule per mole. The heat of reaction is 40 kilojoule. 40 kilojoule. Calculate the activation energy. Calculate the activation energy for the reverse reaction. For the reverse reaction मतलब ये बैकवर्ड आपको बतानी है, ये फॉरवर्ड आपको गिवन है। देखें ध्यान से, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज करेक्ट आंसर? आई होप यहाँ पे विजिबल होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन A gives B has an activation of 17 kilojoule. सर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी ना जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी? यस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी दैट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा F एंड डेल्टा G। क्लियर? वी वर डीलिंग विथ डेल्टा H। तो ध्यान से देखें, स्पॉन्टेनिटी के लिए आपके लिए इक्वेशन है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा F। दिस इक्वेशन रिलेट्स यू विद द स्पॉन्टेनिटी। क्लियर? तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा F पॉजिटिव होना चाहिए। तो वी वर डीलिंग विद डेल्टा H, so we can't comment over spontaneity, बट ज्यादातर केसेस में रिएक्शन हो रही है तो स्पॉन्टेनियस ही होगी। क्लियर? अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस होती तो नहीं होती। तो कंडीशन क्या होगी स्पॉन्टेनिटी की? डेल्टा G यदि नेगेटिव हो और डेल्टा F यदि पॉजिटिव हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। फाइन, कम टू दिस पॉइंट, एनीवन कैन टेल मी द करेक्ट आंसर? सोचिए अच्छे से। आपको A से B में जाने का एक्टिवेशन गिवन है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? EA फॉरवर्ड, दैट इज गिवन टू यू 17 किलो जूल पर मोल।
अब आपको पूछा है रिवर्स रिएक्शन का एक्टिवेशन, ऑब्वियसली 20 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं, देखिए ध्यान से, ए से बी का ये फॉरवर्ड, तो ऑब्वियसली बी से ए का हम क्या बोलेंगे, ये बैकवर्ड, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अब ध्यान से समझना, एक हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा एच, अभी डिस्कस किया था हमने, ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड में 23 आ रहा है, ठीक है। देखें, डेल्टा एच इक्वल टू ए ऑफ फॉरवर्ड माइनस ए ऑफ बैकवर्ड, यही था। डेल्टा एच का फॉर्मूला -23 आ रहा है, एक का प्लस भी आ रहा है। चलिए देखते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू ए फॉरवर्ड माइनस ए बैकवर्ड, ठीक है। तो डेल्टा एच आपको गिवन है, क्या गिवन है, द हीट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की हीट इंथैल्पी क्या गिवन है, 40 किलो जूल। सो हु विल टेल मी कि यहाँ पे हम 40 रखेंगे कि -40। डेल्टा एच, यदि डेल्टा एच की बात करें तो ये -40 होगा कि 40 होगा, दिस इज -40, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली लाइन में इट इज गिवन दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो वैल्यू तो आपको 40 लिखी होगी, बट दैट वुड बी -40, -40 रख के आंसर निकालोगे, दैट वुड बी करेक्ट। So it is -40, EA forward is 17, this is EA backward, so that EA backward, तो इस तरफ लाए, ये बन गया 17 + 40, 57 किलो जूल पर मोल इज करेक्ट आंसर, ये किसी का नहीं था, 57, यस 57 इज करेक्ट आंसर। तो टाइम से हम कंप्रोमाइज करेंगे तो आंसर बिल्कुल रॉन्ग होगा, इजंट इट। यदि यहाँ पे मैंने 40 लिया होता तो 40 के करेस्पॉन्डिंग -23 सही था, क्लियर। तो इट इज -40, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें, एग्जामिनर आपको सिर्फ वैल्यू देगा, साइन आपको खुद से लेना होता है। नेक्स्ट, तो बच्चों कल हमने जब कोलिजन थ्योरी स्टार्ट की तो वी डिस्कस देयर आर टू बैरियर, वन इज एनर्जी बैरियर, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है हम एनर्जी बैरियर की कर रहे हैं। सेकंड इज ओरिएंटेशन बैरियर। अब ये ओरिएंटेशन बैरियर क्या है इसको समझें, व्हाट इज मीनिंग ऑफ, वेट फॉर 1 सेकंड, इससे पहले एक चीज रह गई, नोट करके, दो ग्राफ हैं एनसीईआरटी में भी गिवन है, व्हाट इज दैट ग्राफ, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल Ne/Nt, इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड दिस इज एनर्जी। कुछ इस तरह का ग्राफ गिवन है एनसीईआरटी में, फिर यहाँ पे इसको डार्क किया गया है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि ये जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ET, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्लियर। अब Ne/Nt क्या है, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन टू दैट ऑफ टोटल कोलिजन। Ne का मतलब है इफेक्टिव कोलिजन, जो कोलिजन इफेक्टिव है, जिनके पास, जिन मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी है। अब जैसे कल हमने डिस्कस किया कि मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है, थ्रेशोल्ड के बराबर, मॉलिक्यूल्स तो लाखों और करोड़ों होंगे रिएक्शन के लिए, तो सभी के पास तो उतना एनर्जी होगा नहीं, इजंट इट। तो जिसके पास थ्रेशोल्ड के बराबर एनर्जी है तो वही प्रोडक्ट बनाएंगे और वही इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे, क्लियर। द इफेक्टिव कोलिजन इज वन व्हिच लीड्स टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो कुछ मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड से कम होगी तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, दैट मींस व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन टू दैट ऑफ टोटल कोलिजन, तो इट इज सिंपली फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ये है एनर्जी एक्सिस। अब ये जो एनर्जी है बच्चों, यहाँ तक एनर्जी आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है एज इट इज थ्रेशोल्ड, इसके बाद वाले जो मॉलिक्यूल है वो सारे इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, इसलिए हमने इस एनर्जी के बाद, इस एनर्जी के बाद जो शैडो किया है कर्व पे, दैट रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल with effective collision, molecules with effective collision, this is very important. This shadow curve represents the fraction of molecules
which collide with sufficient kinetic energy, sufficient threshold energy to proceed out a reaction. ये जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन में जो मॉलिक्यूल होंगे उनके पास थ्रेशोल्ड से कम एनर्जी होगी, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसके बाद जो भी मॉलिक्यूल आएंगे उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी। क्लियर? एक इस पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। Wait for a second. Let me see that graph. अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से आंसर करेंगे। ये फिर से NE/NT है, NE/NT, बहुत सिंपल सा सवाल है, NE/NT, और ये आपका एनर्जी एक्सिस है। देखो दो कर्व बनाए गए हैं, दो कर्व दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, एक T टेम्परेचर पे है, द वन कर्व इज ड्रॉन एट T टेम्परेचर, और एक थोड़ा उससे आगे है, T+10 मान लो। इनका नंबरिंग मैं कर रहा हूँ, ये पहला है, ये दूसरा है। कैन यू टेल मी which curve represent the reaction at T degree centigrade and which curve out of these two represent T+10? क्या लॉजिक हो सकता है? एनीवन? सोचो अच्छे से, टेम्परेचर से रिलेट करो, टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ी, ज्यादा होगी एनर्जी तो ज्यादा मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, तो ज्यादा कोलिजन होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो विच इज करेक्ट? सेकंड वाला आप बता रहे हैं कि T+10 है, काजोल, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। सेकंड वाला जो है, दिस इज ड्रॉन एट T+10। अभिनंदा, मोबिना, सबके आंसर सेकंड वाला, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है? सेकंड वाले में टेम्परेचर हाई है। देखो T और T+10 में से बड़ा कौन हुआ? T+10। और यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, तो इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा होंगे। तो अब दोनों कर्व में ड्रॉ करें तो जैसे सेकंड वाले के कोलिजन ये वाले हैं, दिस वन, दिस वन, और फर्स्ट वाले के थोड़े कम हैं। फर्स्ट वाले के हम इस तरह से बना देते, फर्स्ट वाले के कोलिजन कम है, इसका मतलब फर्स्ट वाला टेम्परेचर थोड़ा कम रहा होगा, इसलिए कोलिजन कम है, मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है। और सेकंड वाला टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा ताकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी हो। तो दिस फर्स्ट वन रिप्रेजेंट reaction taking place at T temperature, and second represent reaction taking place at T+10 degree centigrade. This is very important. Clear? तो ये NCERT में डायरेक्ट कर भी गिवन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिग्निफिकेंस पता होने चाहिए, आपको स्टेटमेंट आ सकते हैं। क्लियर? तो ग्राफ से 4 स्टेटमेंट आ सकते हैं कि ऊपर वाला कर्व T का क्यों है, नीचे वाला जो कर्व है वो ज्यादा टेम्परेचर का क्यों है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। चलिए नेक्स्ट, ओरिएंटेशन बैरियर। एक फैक्ट डिस्कस करते हैं, जनरल फैक्ट। एट दिस टाइम जो भी मेरे नॉन है, जो भी परिचित हैं, सिंपल
डिस्कशन अदर देन एकेडमिक। तो जो भी मेरे परिचित हैं, देन व्हेन दे आस्क कि भैया वहां पे बर्फ गिर रही होगी, वहां पे ठंड पड़ रही है क्या, वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होगा, आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान, काफी बच्चे वो पता भी होगा। तो काफी विचित्र क्वेश्चन अलग अलग जगह से पूछे जाते हैं। जैसे जो भी हमारे उस तरफ के एरिया के लोग हैं, एक्चुअली वहां पे तो इस टाइम में बोलते हैं ना अंगारे, एग्जैक्टली धरती जो है अंगारे उगल रही है। द टेम्परेचर इज 45 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। तो वहां से जब भी कॉल आता है, जब भी नॉन का कॉल आता है, काफी स्टाफ मेंबर्स भी हैं, व्हेन दे आस्क, वहां पे तो नेगेटिव होगा, आपको ठंड तो नहीं लग रही। क्लियर। और यहाँ के जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ से क्या क्वेश्चन रेज होता है ठंड के अंदर कि वहां तो बहुत गर्मी होगी। क्लियर। ठंडी के अंदर जैसे दिसंबर के महीने में काफी लोगों ने यहीं पे कोचिंग के अंदर भी पूछा है कि वहां तो गर्मी पड़ रही होगी, वहां तो मौसम अच्छा होगा, जब यहाँ पे एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती। तो काफी कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। अब उनको कौन बताए कि यहाँ का टेम्परेचर को 40 प्लस सेट कर रहा। क्लियर। एंड इन द सेम वे विंटर डे के अंदर राजस्थान के अंदर भी कुछ ऐसे स्पोर्ट हैं जहाँ पे नेगेटिव में चला जाता है। इवन जम्मू में नेगेटिव में नहीं जाता, बहुत रेयर है, जाता तो है बट रेयर ही है। क्लियर। तो एक डिस्ट्रिक्ट का मैंने बताया होगा डिस्क्रिप्शन, दैट चूरू डिस्ट्रिक्ट इज बिलोंगिंग टू राजस्थान, इट इज द होटेस्ट स्पोर्ट इन समर डेज इन ऑल ओवर इंडिया, इवन इन एशिया। एशिया के अंदर वो कश्मीर को समझ के ठंड बोलते होंगे सर, एग्जैक्टली कश्मीर का बोलते हैं, बट पूरा नाम J&K, एग्जैक्टली वो कश्मीर का समझते हैं, बट इट इज नेम्ड J&K। तो जम्मू कश्मीर तो सारा मिक्सअप हो जाता है। तो द चूरू डिस्ट्रिक्ट, जिस चूरू डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, द चूरू डिस्ट्रिक्ट will attain a temperature of 52 डिग्री, 51 समथिंग पॉजिटिव के अंदर। और वही चूरू डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, वही चूरू डिस्ट्रिक्ट जो है वो विंटर डेज के अंदर दैट एक्वायर द टेम्परेचर ऑफ -1 और -2। क्लियर। तो कम टू द पॉइंट, ये कल ही एक इंसिडेंट हुआ था, आई वाज एट लास्ट कंप्लीटली। चलिए कम टू सेकंड पॉइंट, दैट इज ओरिएंटेशन बैरियर। अच्छा, आप लोग ये गलत फहमी ना पालें कि राजस्थान में ठंड नहीं पड़ती। ओरिएंटेशन बैरियर, तो पहला था एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर में हमने सीखा कि एक मिनिमम एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड होगी ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जिसका नाम था थ्रेशोल्ड एनर्जी। देन अब ओरिएंटेशन बैरियर नाम से पता चल रहा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो अच्छे से टकराएंगे, अच्छे से कोलिजन होगा प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, तभी आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर। तो व्हाट इज ओरिएंटेशन बैरियर? What is orientation barrier? We can understand by this reaction 2NO2 will dimerize to form N2O4। ये जो NO2 है बच्चों, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसका ब्राउन कलर होता है, इट इज गैसियस, इट इज पैरामैग्नेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इट इज पैरामैग्नेटिक, ये जो है दिस इज डायामैग्नेटिक। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी होगा कि ये जो NO2 है इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो इस नाइट्रोजन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। चलिए ये तो बिल्कुल बेसिक बात है। अब ओरिएंटेशन प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, इसको देखें ध्यान से। जैसे दिस वन इज द वन केस, ये इसका ऑड इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरह से बना है।
दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस, देखो दो NO2 है, दो NO2 रिएक्ट करके N2O4 बनाएंगे, ये पहला केस है। और दूसरा केस कुछ इस तरह से बने हैं, like that. Which is proper orientation as per you? Anyone out of these two, which is proper orientation? किसमें N2O4 बनेगा और किसमें नहीं बनेगा? Anyone सोचो अच्छे से। इस वाले केस में देखें तो दोनों इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन एक तरफ नहीं है, बट नीचे वाले केस में देखें तो दोनों इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन एक तरफ है। तो जैसे ही कोलिजन करेंगे तो बॉन्ड बनने का ज्यादा चांस है। तो दिस इज योर प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन will lead to the product formation. यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, the product is N2O4. But this is your improper orientation. दोनों इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन सही नहीं, this is improper orientation. So this will lead simply bounce back. तो molecule दूर दूर चले जाएंगे। Clear? So no product will form in this case. No product will form. That means this is your improper orientation. Improper orientation, and this is the proper orientation. Proper orientation. Clear? तो proper और improper orientation का भी बहुत बड़ा रोल होता है जब आप प्रोडक्ट को डिसाइड करते हो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस ओरिएंटेशन। जैसे ये रिएक्शन है CH3Br plus OH minus will give you CH3OH plus Br minus। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप बताएंगे। पहला केस है इस तरह का अटैक हो रहा है, दूसरा केस है ये OH माइनस पीछे से जाके अटैक कर रहा है, दिस इज OH माइनस। विच इज करेक्ट? एनीवन? CH3Br का स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया है, उस पे हम OH का अटैक करवा रहे हैं। रिएक्शन क्या हो रही है, इस कार्बन पे अटैक किया, Br को अलग किया तो बन गया CH3OH और Br माइनस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक रिएजेंट आके दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दिस इज योर मिथाइल ब्रोमाइड IUPAC नेम या ब्रोमोमीथेन कॉमन नेम, OH माइनस इज हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट वन इज करेक्ट, सोचो अच्छे से, टेक योर टाइम। और सेकंड वन इज करेक्ट। ठीक, फर्स्ट वन में क्या परेशानी है समझना, ये जो कार्बन और ब्रोमीन है, सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। पहले वाले में क्या हो रहा है, ये जो कार्बन ब्रोमाइड है इट इज अ पोलर बॉन्ड। इस केस में हेलोजन पे, ब्रोमाइड पे पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी 2.8 होती है, यदि याद रखना है तो। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होती है, यू कैन राइट हियर 2.8, और कार्बन की सबको याद होगा 2.5। इसका मतलब कार्बन पे प्लस है, तो देखो इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल और ये भी नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा? ऑब्वियसली क्या होगा, रिपल्सन। तो इस रिपल्सन के कारण ये दोनों बाउंस बैक हो जाएंगे। तो इट इज केस ऑफ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, यू विल गेट नो प्रोडक्ट। बट जब ये पीछे से अटैक करेगा, तो जब ये पीछे से अटैक करेगा तो इस पे कार्बन पे पॉजिटिव दिखेगा, तो एकदम से ये अटैक करके इस Br को साइड में कर देगा, तो अब की बार ये पीछे की तरफ जुड़ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो फर्स्ट इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, product will not form, reactant will simply bounce back, and second case is of proper orientation. Second is the case of proper orientation. तो यहाँ पे ये Br माइनस अलग हो जाएगा, आप प्लस करके लिख लो साइड में Br माइनस। क्लियर? तो नोट डाउन, इसको लिखें। The proper orientation will lead to, the proper orientation will lead to the product formation. The proper orientation will lead to the product formation, while in case of improper orientation,
while in case of improper orientation, the reactant will simply bounce back. The reactant will simply bounce back and no product will form. Okay, चलिए देखिए, write down. In case of proper orientation, product will form. Product will form. While in case of improper orientation, reactant will simply bounce back. Reactant will simply bounce back, hence no product will obtain. Hence no product will obtain. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो कुछ और बेसिक टर्म डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन. लिखें, हेडिंग डालें, इससे रिलेटेड टर्म है, नया टॉपिक नहीं है. राइट डाउन इफेक्टिव कोलिजन. यदि इफेक्टिव कोलिजन आए तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे. इफेक्टिव कोलिजन, इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो वो कोलिजन जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्लियर, इन वन लाइन. और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सफिशिएंट एनर्जी के साथ और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट सकें और प्रोडक्ट के लिए बॉन्ड बन सकें. क्लियर. तो राइट डाउन द कोलिजन इन which reactant molecule, the collision in which reactant molecule collides with sufficient energy. Reactant molecule collides with sufficient energy and proper orientation. Collides with sufficient energy and proper orientation so as to facilitate the breaking of old bond and formation of new bond. So as to facilitate the breaking of old bond and formation of new bond. The breaking of old bond and formation of new bond. That was effective collision. अब नेक्स्ट इसके बाद आता है एक और टर्म, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. इसको डिफाइन करें. Write down collision frequency. So it is represented by Z. It is represented by Z. So what is collision frequency? The number of effective collision. The number of effective collision per second. Number of effective collision per second per unit mixture of reacting. Wait for 1 second. What we write? The number of effective collision per second. Number of effective collision per second per unit volume of reacting mixture. Number of collision per second per unit volume of reacting mixture. Fine. तो इससे रिलेटेड एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है. The rate is equal to minus dx upon dt. This is equal to ZAB into
ZAB into K. So what is weight? Weight is change in concentration versus time. X आपके dissociated mole है, clear? That is minus dx by dt. ZAB is your collision frequency. This is your collision frequency. Next, if we talk about, this is not K, तो सही करें, this is F actually. Clear? This is F. F जो है वो बोल्ट्जमान फैक्टर होता है और ये F किसके बराबर होता है? दिस इज F इक्वल टू E की पावर माइनस E अपॉन RT. जो हम अरेनियस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल फैक्टर ले रहे थे वही आपका F है. क्लियर? तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी. आप याद रखें, वेट इज रिलेटेड एज माइनस dx by dt. ZAB का मतलब A और B आपके रिएक्टेंट है जिनके बीच में कोलिजन हो रहा है. इट इज नॉट मल्टीप्लाइड दैट Z into A into B. इस तरह से नहीं है, इस सिंपली सबस्क्रिप्ट में है. ZAB is the collision frequency between A and B into F. F is the factor that is represented as E की पावर माइनस A अपॉन RT. और इसी को हम क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमान फैक्टर और बोल्ट्जमान फैक्टर. बोल्ट्जमान फैक्टर. तो बस कोलिजन फ्रीक्वेंसी की आप डेफिनेशन याद रखो. बहुत रेयर है इनसे क्वेश्चन, मेडिकल एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, बट आप इसको याद रखें एक्सप्रेशन को. देन नेक्स्ट राइट डाउन, दिस इज कैटलिस्ट. तो अभी तक हमने 4 फैक्टर डिफाइन किए हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं. सबसे पहला याद कीजिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. क्लियर? उसके अंदर हमने फिजिकल स्टेट से रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट किया, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट किया. सेकंड फैक्टर इज वॉल्यूम. थर्ड फैक्टर इज प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन. फोर्थ फैक्टर वो टेम्परेचर. तो अभी तक जो डिस्कशन था दैट वाज ऑल अबाउट टेम्परेचर, जहाँ पे हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखा, अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, कोलिजन थ्योरी क्या है, कोलिजन थ्योरी के अंदर एनर्जी बैरियर क्या है और ओरिएंटेशन बैरियर क्या है, व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन, व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. so that was factors, temperature affecting rate of reaction. Then next is the last factor which can affect the rate is catalyst. तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन सभी को याद होगा, ये 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. तो राइट डाउन, द सब्सटेंस catalyst is the substance which alters. Catalyst is the substance which alters, exactly, increases the rate. Not only increases it, even it can even decrease the rate. So it depends on the catalyst which you are using. So the catalyst which alters the rate of reaction. यहाँ पे मैंने alter लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि increase या decrease. So it may increase or it may decrease. Clear? So write down, the catalyst is the substance which alters the rate of reaction, which alters the rate of reaction without itself being consumed, without itself being consumed. खुद कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन में, without itself being consumed and without undergoing any permanent chemical change. Without itself being consumed and without undergoing any permanent chemical change. तो ये दो बातें बहुत जरूरी है याद रखना कि कैटलिस्ट ना तो कंज्यूम होता है, 5 ग्राम कैटलिस्ट डाला रिएक्शन में तो रिएक्शन के बाद भी 5 ग्राम मिलेगा. कैटलिस्ट आपने X डाला है तो रिएक्शन के बाद में वो X फॉर्म में रहेगा, उसका केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होता. क्लियर? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटलिस्ट से रिलेटेड, वो आपको पता होने चाहिए. कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है. तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं. पॉजिटिव कैटलिस्ट जो पॉजिटिव इफेक्ट देता है दैट इज इंक्रीजेस द रेट, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो नेगेटिव इफेक्ट देगा
और रेट को डिक्रीज करेगा। डन। तो कैटलिस्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखें, राइट डाउन इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कैटलिस्ट। पहला पॉइंट, कैटलिस्ट जो है बच्चों वो रेट को फास्ट जरूर करता है, रेट को चेंज जरूर करता है। वो रेट को चेंज किस तरह से करता है, रिएक्शन पाथ से बदल देता है। जैसे अभी तक हमने कुछ इस तरह से कर्व बनाए, एनर्जी बैरियर के कर्व याद होंगे, दिस इज एनर्जी, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जैसे पहले इस तरह का कर्व था, लाइक दैट, इट वाज द कर्व इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब हमने कैटलिस्ट नहीं डाला। दिस इज इन एब्सेंस, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एब्सेंस में जब आप कैटलिस्ट डालोगे तो कुछ इस तरह का कर्व आएगा। दिस ग्राफ डिनोट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर? देखो कैटलिस्ट जब आपने डाला तो कैटलिस्ट की एब्सेंस में कितना एक्टिवेशन था, ये वाला, दैट इज ईए इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। और जब आपने कैटलिस्ट डाला तब कितना एक्टिवेशन हो गया बच्चों, दिस इज ईए इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज ईए ब्रैकेट में लिख दो सी, दैट इज एक्टिवेशन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज एक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाला तो एक्टिवेशन को कम कर दिया, अब आपको रिएक्टेंट को कम एनर्जी देना पड़ा और कम में ये थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का इफेक्ट है जिसने रिएक्शन पाथ चेंज कर दिया। देखो पहले रिएक्शन पाथ था ये, दैट इज रिएक्शन पाथ इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड दिस इज द रिएक्शन पाथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट लिखें, catalyst alters the rate, catalyst alters the rate by providing a new reaction path, catalyst alters the rate by providing new reaction path, with different or lower activation energy, new reaction path with lower activation energy, activation कम होगी। Should I repeat first point? चलिए एक बार फिर से मैं लिखता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, लिखें आप। Catalyst alters the rate by providing new reaction path by decreasing activation energy. Fine. Second point, याद रखना बच्चों, एक कैटलिस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कैटलिस्ट से हम अलग अलग रिएक्शन करवा लेंगे। जैसे आपको पता होगा हैबर्ट प्रोसेस, दिस इज हैबर्ट प्रोसेस, अमोनिया का फॉर्मेशन, हैबर्ट प्रोसेस। इस हैबर्ट प्रोसेस के अंदर रिएक्शन होती है N2 + 3H2 gives NH3, this is NH3 and the catalyst is MO and the promoter is catalyst is iron and the promoter is MO। क्लियर? ये जो कैटलिस्ट है ये सिर्फ इसी ही रिएक्शन को कैटलाइज करवा सकता है बच्चों। N2 और H2 की मदद से सिर्फ अमोनिया बना सकता है। यदि मुझे कोई और रिएक्शन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये रिएक्शन करवानी है, दिस इज 2KClO3 gives 2KCl plus CO2, 2KClO3 that is potassium chlorate gives 2KCl plus CO2। अब यहाँ पे आप आयरन कैटलिस्ट डाल के काम नहीं चला सकते, यहाँ पे कैटलिस्ट कोई और होगा, दिस इज MnO2 कैटलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो एक कैटलिस्ट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करवा सकता है। राइट डाउन सेकंड पॉइंट, a given catalyst can catalyze a particular reaction only, a given catalyst can catalyze a particular reaction only
थर्ड पॉइंट लिखें, राइट डाउन थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये बताता है कि बच्चों एक कैटलिस्ट का 1 ग्राम लाखों मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब कैटलिस्ट का स्मॉल अमाउंट हम लें तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो राइट डाउन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, a small amount of catalyst can catalyze large amount of reactant. A small amount of catalyst can catalyze large amount of reactant. Fourth point is very important. फोर्थ पॉइंट आपने क्लास 11th के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा होगा बच्चों, ए गिव्स बी। एक होता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड के एफ, एक होता है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड के बी। क्लियर? फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं के सी इज इक्वल टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, वेयर के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज के सी? के सी इज equilibrium constant, while kf is the rate constant for forward, while kb is the rate constant for backward reaction. Clear? equilibrium a to b का kf क्या है? रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का। kb क्या है? रेट कांस्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन का। तो kc जो है वो kf अपॉन kb का रेशियो है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो कैटलिस्ट है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है बच्चों वो सिर्फ रेट कांस्टेंट को इफेक्ट कर सकता है। अब रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड वाले को भी इफेक्ट कर सकता है और बैकवर्ड वाले को भी करेगा, और दोनों को एक ही एक्सटेंट तक घटाएगा या बढ़ाएगा। क्लियर? इसका मतलब के एफ और के बी दोनों चेंज होंगे तो दोनों सेम एक्सटेंट पे चेंज होंगे। इसका मतलब के सी जो है वो कैटलिस्ट से इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो राइट डाउन अ कैटलिस्ट कैन चेंज, a catalyst can change the rate constant, catalyst can change the rate constant of forward and backward reaction. A catalyst can change the rate constant for forward and backward reaction to same extent, for forward and backward reaction to same extent, but it cannot change or it not changes the equilibrium constant, but it cannot change the Kc. क्लियर? तो कैसे से किससे फर्क पड़ता है? Kf और Kb का वैल्यू चेंज होगा एक ही एक्सटेंट तक, तो सो दैट दिस रेशियो रिमेन सेम, दैट इज इक्वल टू Kc। क्लियर? इसी के साथ एक और लाइन लिखें फोर्थ पॉइंट में, catalyst help in attaining the equilibrium faster. Catalyst help in attaining the equilibrium faster. मतलब कैटलिस्ट की मदद से इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। मान लीजिए पहले 10 मिनट में आ रहा था, तो अब इक्विलिब्रियम 5 मिनट में आ जाएगा, 4 मिनट में आ जाएगा। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी से अटेन करवा देता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, who will tell me the answer, कि कैटलिस्ट से डेल्टा एच पे फर्क पड़ा क्या? will catalyst affect the value of delta H? दोनों ग्राफ आपके सामने हैं। Who will tell me the correct answer? Yes, no effect of catalyst over delta H. Clear? क्योंकि कैटलिस्ट हो या कैटलिस्ट नहीं हो, उससे आपका ईपी और ईआर तो चेंज नहीं हुआ। दैट वाज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट वाज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अभी भी एक्सटेंट तो वही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी वही है। इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस है, अगेन द डिफरेंस डेल्टा एच इज सेम, तो कैटलिस्ट डू नॉट डिफेक्ट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। इसको भी मेंशन कर लें। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।
तो ये जो कैटलिस्ट की हमने बातें की है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली ये जो फोर्थ पॉइंट था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। व्हाई कैटलिस्ट कैन नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट वाज द रीजन बच्चे, if it changes kf and kv to same extent then it would be same, रेशियो सेम आएगा, रेशियो सेम होगा तो kc डिस्टर्ब नहीं होगा। क्लियर? लेट्स सपोज कैटलिस्ट जो है सिर्फ kf या kfb को इफेक्ट करता, सिर्फ एक को इफेक्ट करता तो kc भी चेंज होता, बट इसने दोनों को इफेक्ट किया और दोनों को बराबर से इफेक्ट किया, बैकवर्ड और फॉरवर्ड को सेम एक्सटेंट तक चेंज किया, तो kc रिमेंस। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका ओवर होगा। और एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आज ही ओवर हो चुका है। कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो नीट और जेई मेंस और एडवांस में ये पूछे जाते हैं। एक टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शन, तो वो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है और कभी कभार क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं उसके। और एक और टॉपिक दैट इज रेडियो एक्टिविटी। क्लियर? वो भी इसी चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है, रेडियो एक्टिविटी। और वो जो रेडियो एक्टिविटी है वो आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे एक पूरा चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी का, बट वी विल डिस्कस इन केमिस्ट्री एज वेल। क्लियर? तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस।